हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2, जिसमें हम पहुंच गए हैं पाठ जो है हमारा ये दंतुरित मुस्कान। इसके कवि जो है नागार्जुन, इनके द्वारा इस कविता को लिखा गया है। दंतुरित, दंतुरित मतलब क्या है? दांत, जिसके अभी अभी दांत निकले हुए हैं, ऐसा छोटा बच्चा जिसके 2 दांत निकले, उसकी मुस्कान के बारे में कवि क्या वर्णन कर रहा है, उसको देखकर कवि को कैसा महसूस हो रहा है, उसके कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, इसी सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे कि इसका जो भावार्थ है कविता का वो क्या है। कवि दंतुरित मुस्कान में क्या कहना चाह रहा है कि कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, भाव जो हैं फीलिंग है। जब हम किसी परिस्थिति को, किसी को देखकर, किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में जो भाव उमड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाव। इन्हीं को हम अगर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो ये रस कहलाते हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य रस, क्योंकि बच्चे की बात हो रही है, किसी बच्चे को देखकर मन में कौन से भाव उमड़ सकते हैं? वात्सल्य रस के। वही यहाँ पर कवि एक छोटे से बच्चे को देख रहा है, उसके मन में जो भाव हैं, जो रस हैं, वो उद्दत होकर बाहर आ गए हैं। कवि उन्हीं उन्हीं भावनाओं में बहकर एक कविता लिखता है। उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। बिंबों का अर्थ उदाहरण। उसने कई सारे ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल लिए हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे की मुस्कान को कवि जो है प्रदर्शित कर रहा है, बताना चाह रहा है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कौन सी सुंदरता? बच्चे की मुस्कान की सुंदरता। इस सुंदरता में जो है, मतलब उसकी जो मुस्कान है वो इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि जीवन का एक संदेश दे रही है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। ऐसी दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब तक बढ़ जाती है, तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। कवि क्या कह रहा है कि कोई छोटा सा बच्चा जो उसकी प्यारी सी मुस्कान है, उस मुस्कान को देखकर कवि के मन में भाव तो उमड़ते ही है, साथ में कवि जो है हमेशा से एक कविता का जो हिडन मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग तो वो सामने बच्चे की सुंदर मुस्कान है उसको देखकर कह रहा है, पर उसके पीछे का भाव जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें जीवन का संदेश दे रही है। और ये सुंदरता उसकी और बढ़ जाती है जब उस बच्चे की नज़रों से सामने वाले की नज़र जो है मिल जाती है। बात पर मतलब जुड़ जाना। जब उसको देखकर बच्चा देखता है जब अपनी नज़रों से सामने वाले व्यक्ति को, तो उसका जो मनोहारी चेहरा है, उसकी जो मुस्कान है, उसमें और चार चांद लग जाते हैं। इसके साथ में ही कवि ने एक छोटी सी कविता और ली हुई है जो कि फसल है। फसल मतलब जो हम अनाज उत्पादन करते हैं उसके बारे में। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसलें आंखों के सामने आ जाती हैं। जो खेतों में हरी हरी फसलें लहलहाती हैं, वो फसल के नाम पर ही आपके आंखों के सामने वो दृश्य उमड़ कर आ जाता है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, कवि ने बताया है। कवि नागार्जुन जो है अपनी कविता में बताते हैं कि फसल क्या है। एक्चुअल में ये कविता जो है फसल, वो फसल के माध्यम से, फसल सामने एक तत्व है, मतलब जो एक पदार्थ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी कुछ सामने कवि को दिखता है, कवि उन्हीं को माध्यम बना लेता है और उनके पीछे का जो संदेश है वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कवि फसल के माध्यम से एक बहुत बड़ा जीवन का संदेश देना चाह रहा है। वो क्या संदेश है इस कविता में जानते हैं। कवि जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, वो घूमते हैं देश विदेश में। भारत के उन्होंने कई सारे राज्यों के दर्शन किए हैं, देश विदेश की कई सारी भाषाओं को जानते हैं, इसीलिए इनको यात्री भी कहा जाता है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन का मतलब है कुछ इनोवेशन करना, कुछ नया बनाना, कुछ प्रोडक्ट जैसे बनाते ना, तो उसी तरीके से प्रकृति जो है मनुष्य के साथ किस प्रकार से सहयोग करती है। बिना प्रकृति के मनुष्य नहीं रह सकता है। एक दूसरे के सहयोग से ही ये जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है। प्रकृति हमेशा मनुष्य के जो है सहचर्य है, उसके साथ साथ चलने वाली है। उसी प्रकृति के महत्व को दर्शाने के लिए कवि हमें बताना चाह रहा है, मतलब एक साथ कई सारे जो भाव हैं कवि इस छोटी सी कविता में, फसल में बताना चाह रहा है कि किस तरीके से प्रकृति का हमारे जीवन में महत्व, और प्रकृति और मनुष्य यदि दोनों मिलकर, है ना, कुछ भी उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ भी नया सृजन करना चाहते हैं, तो वो संभव है। बिना प्रकृति के हम रह ही नहीं सकते। प्रकृति किस तरीके से हमारा भरण पोषण करती है, कैसे हमारी हर सफलता में हर समय हमारा साथ देती है, और किस प्रकार मनुष्य को इस प्रकृति के प्रति और जो भी हमारा सहयोग हमारे जीवन में जिसका सहयोग है उसके प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, इन सारे भाव को लेकर आया है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बना देती है। आम बोलचाल की भाषा है जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, मुक्त छंद है। कहना ना होगा कि कविता में उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाना है। लगातार हमारा जो परिदृश्य है वो बदल रहा है।
समाज बदल रहा है ना। एक के बाद एक नई जो प्रकृति जो है ना, हमारे साथ अलग अलग प्रकार के हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है कि कभी कोई प्रकृति, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ मनुष्य जो है खिलवाड़ कर रहा है। इसी उपभोक्तावाद की संस्कृति के दौर में कवि जो है एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है, उससे इसीलिए वो कृषि के महत्व को, प्रकृति के महत्व को दर्शाने का प्रयास कर रहा है और बताना चाह रहा है कि प्रकृति का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। कविता शुरू करते हैं। ये दंतुरित मुस्कान। दंतुरित बताया मैंने आपको, जब छोटा बच्चा होता है, कोई 3-4 महीने का बच्चा, जब आप देखेंगे तो उसके हल्के हल्के जो है दांत निकलना स्टार्ट होते हैं और 7-8 महीने पर उसके 2 छोटे छोटे दांत निकल, 3 महीने में बच्चा मुस्कुराने भी लगता है। 3 महीने के बाद तो वो जो 5-6 महीने के बाद बच्चे के दांत निकले हैं, आगे के 2 दांत निकले हैं, उन्हीं दांत जो छोटा बच्चा है निकले हुए, और वो ऊपर से मुस्कुरा रहा है। ऐसा कवि ने देखा बच्चे को, तो उसके मन में जो भावना है, एक्चुअल में ये जो कवि है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। वो हमेशा इधर उधर बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। वो लंबे समय के बाद उनका अपना ही बच्चा है, जिसको देखकर उनके मन में एक वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस जो होता है वो उमड़ पड़ता है। और उस बच्चे को देखकर वो कठोर, कहीं ना कहीं वो थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के हैं, खरी बोलने वाले हैं। और आपको हम सब जानते हैं कि जो खरा बोलता है, शुद्ध बोलता है, अक्सर लोग उसको कहते हैं कि तो बड़ा ही एरोगेंट है, इस तरीके से। तो कवि का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। तो कवि खुद भी मानता है कि मेरा जो स्वभाव है थोड़ा सा मतलब अक्खड़पन का है, मैं हार्ड हूँ थोड़ा, है ना। इस तरीके से कवि बताना चाह रहा है कि मैं एक कठोर हृदय वाला हूँ। मेरा हृदय भी पिघल गया इस बच्चे को देखकर। पिघला तो उसके मन में क्या भाव आए। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है पहले आप उनको समझ लीजिए। दंतुरित का मतलब है बच्चे के नए दांत निकलना। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिफिकल्ट वर्ड है इससे किस किस के बारे में बात हो रही है। एक तो मैंने आपको बताया कि दंतुरित मुस्कान के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा क्या बताया है कि धूल धूसर, धूल मतलब धूल, और धूसर मतलब होता है कि मिट्टी से सने हुए उसके अंग जो है, गात मतलब शरीर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जल जात कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पे जल जात का मतलब देखेंगे कि ये कमल का पर्यायवाची है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, फिर यहाँ पे दिया है पाषाण का अर्थ है पत्थर। आसान से शब्द है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द नहीं है, फिर भी हम जानने की एक बार मतलब जिनको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कभी किससे कह रहा है? उस छोटे से बच्चे से कह रहा है, उस कोमल से बच्चे को देखकर, कि तुम्हारी ये जो मुस्कान है वो मृतक में भी डाल देगी जान। इसका क्या मतलब है कि मृतक में भी, कि मरे हुए व्यक्ति में भी कवि जो है वो कह रहा है कि इतनी प्यारी मुस्कान है कि अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसमें भी वो जान डाल देगा। यहाँ कहने का मतलब कवि का क्या है कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, अद्भुत है। उसका उस मुस्कुराहट का जो है वर्णन किया है, अद्भुत मुस्कान है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, मिट्टी से सना हुआ जो तुम्हारा शरीर है। छोटे बच्चे, आजकल तो सब कुछ बदल गया है, सब घरों में फर्श है ना, टाइल बिछी हुई है, पत्थर बिछे हुए। पहले बच्चे जो ना खूब मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में ही लोट पोट के बड़े होते थे। तो वही समय है, कभी कह रहा है कि छोटा बच्चा जो है मिट्टी में, उसके सने हुए जो शरीर है मिट्टी लगी हुई है, तो उसको देख कर कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि तालाब में जो कमल खिलते हैं वो कमल जो है तालाब को छोड़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में ही, मेरी झोपड़ी में ही, अपने घर को वो झोपड़ी बता रहा है, ठीक है, कि उसमें खिल गए। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि तुम्हारा ये जो परस मतलब स्पर्श, तुम्हारे बच्चों को जब छूते हैं ना तो कोमल शरीर होता है, उसके स्पर्श मात्र से ही ऐसे लग रहा है कि मानो प्राण आ गए। और क्या बताया गया है कि पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। पिघल, कोई कठिन, पाषाण का मतलब क्या है? जो कठोर पाषाण होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पत्थरों से पिघल कर, मतलब पत्थर ही पिघल कर मानो क्या बन गए हों, वो ऐसे लग रहा हो कि वो पानी बन गए हो, जल बन गए हो। कभी उसी के बारे में वर्णन कर रहा है और क्या कह रहा है कि अद्भुत मुस्कान है तुम्हारी। उस मुस्कान को देखकर कभी इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इतना भावहीन हो जाता है, मतलब उसको अपनी भावनाएं जो हैं वो ऐसे व्यक्त कर रहा है। और कभी कह रहा है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों वाली ये मुस्कान बहुत ही मनमोहक है। ऐसे लग रहा है कि किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए, एक बार फिर से देख लेते हैं, कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों में निराश हताश हो चुके व्यक्ति, यहाँ तक कि बेजान व्यक्तियों में भी जीवन जीने की प्रेरणा पैदा कर दे। अगर तुम्हारी इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को कोई देख ले तो वह भी प्रसन्नता से खिल उठेगा। उसके मन में इस दुनिया को प्रति आकर्षण जाग उठेगा।
और कभी आगे क्या कह रहा है कि तुम्हारे धूल धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात तुम्हारे जो तन पर, तुम्हारे शरीर पर जो मिट्टी लगी हुई है, ऐसे लग रहा है कि मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसे लग रहा है कि मानो तालाब को छोड़कर कमल जो है मेरे ही घर में खिल उठे हों। अर्थात प्रसन्नता से, प्रसन्नता जो है उसको कमल को देखकर जिस प्रकार से होती है, फूल को देखकर होती है, उसको वैसा ही लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कवि क्या कह रहा है कि तुम इतने प्राणवान हो, तुम इतने जानदार हो, तुम इतने प्रेरित करने वाले हो कि तुम्हारा प्राणवान स्पर्श पाकर कठोर चट्टाने पिघल कर जल बन गई हूं। कहने का अर्थ क्या है? तात्पर्य है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाए, एकदम सरल हो जाए, साधारण हो जाए। वो भाव जो है उसके उमड़ कर आ रहे हैं। अपने क्रोधित स्वभाव को छोड़कर वो एकदम से यहाँ पर नरम हो गया है, कोमल हो गया है, अति मतलब साधारण हो गया है। ऐसी भावनाएं उस बच्चे को देखकर उसके कवि के मन में उमड़ कर आ रही। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो स्टेंजा है समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उनको भी साथ में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है कि काव्यगत सौंदर्य, वैसे तो आप देखेंगे कि इसमें काव्यगत सौंदर्य का मतलब होता है कि कौन से रस हैं, अलंकार क्या है, भाषा क्या है। तो काव्य, अब आप सोचिए कि एक बच्चे की अद्भुत मुस्कान है तो अद्भुत रस कह सकते हैं वैसे, और अतिशयोक्ति की गई। कवि ने क्या बोला है कि तालाब को छोड़कर, है ना, जो कमल है झोपड़ी में उसकी मुस्कान को, तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगर हम इसमें छंद की बात करें तो मुक्त छंद है। मुक्त छंद का मतलब है कि एक होता है प्रबंध और एक होता है मुक्त। मुक्त होता है, प्रबंध का मतलब होता है जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। रामायण जो है वो प्रबंध काव्य है कि अगर रामायण का बाल कांड आपको पता है ना, तो अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी भाषा में कहें, जैसे आप बाहुबली देखें तो बाहुबली 1 और 2 दो अलग अलग मूवी, तो एक दूसरे पे डिपेंड है ना। अगर आप सेकंड देखोगे तो फर्स्ट वाली आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। तो पर मुक्त छंद में ऐसा नहीं होता है। मुक्त छंद का जो एक कविता, एक स्टेंजा है, उसी में उसका अर्थ क्लियर रहता है, दूसरे में दूसरे, जैसे कबीर के दोहे वगैरह हो गए, रहीम के दोहे, ये मुक्त छंद के हैं। आगे है भाषा, खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है, मानक खड़ी बोली है, लेकिन इसको हम खड़ी भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि मानक शुद्ध रूप में इसी को माना गया है। और वात्सल्य रस का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ये कुछ तथ्य हैं। कवि इसमें क्या कह रहा है? छू गया तुमसे कि झरने लगे सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। अब यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड पहले देख लीजिए। इसके कठिन शब्द जो है सैफालिका। सैफालिका मतलब एक प्रकार का फूल होता है, जिसे हम पारिजात का पौधा भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, बहुत जल्दी से, बहुत कोमल होते हैं उसके फूल। और यहाँ पर एक शब्द दिया है अनिमेष, अपलक। अपलक मतलब होता है बिना पलक झपकाए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे, ठीक है, झरने लगे सैफालिका के फूल। कहने का मतलब है उसका कि जब उसने बच्चे को स्पर्श किया, उसे छुआ, छोटे से बच्चे को, तो ऐसे लगता है कि मान लो निश्चल जो उसका चेहरा है उसको छुआ उसने, तो अपने आप को उसको एक ऐसा जादू सा महसूस हुआ जैसे बच्चे के स्पर्श से, कि मानो बांस और बबूल, बांस लिखा ना, बांस था कि बबूल, बांस बहुत कठोर और बबूल होता है कांटेदार, तो वही बताया गया कि बांस और बबूल के पेड़ से भी मानो सैफालिका के फूल गिरने लगे हूं। अपने आप को कभी कह रहा है बांस और बबूल, अर्थात कोई कठोर, है ना, और जो एक तरीके से विपरीत परिस्थिति थी कवि की। कवि जो अपने आप को क्रोधी स्वभाव का और बहुत ज़्यादा, एक कहने का मतलब है कि बहुत पाषाण हृदय जैसा समझता था। तो वही बताया गया है कि बांस था या बबूल, कि वो कह रहा है कि बांस या बबूल के पेड़ से भी फूल गिरने लगे हूँ। कहने का अर्थ उसका है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति होकर शुष्क और कठोर हो गया था। जैसे देखा होगा बांस, अगर आप देखते हो कि बहुत उसमें बीच बीच में गांठ भी होती हैं, कठोर होता है। बबूल जिसमें पानी नहीं होता, उसकी पत्तियां जो है कांटेदार हो जाती हैं। तो वही बताया गया कि वो उसका ऐसा परिस्थिति थी जो हमेशा से वो बाहर रहता था, उसका थोड़ा स्वभाव जो है क्रोध के कारण ऐसा कठोर हो गया था। तो कभी उसी के लिए कह रहा है कि मानो जादू सा हो गया उसके अंदर, जैसे उसने बच्चे को छुआ, टच किया। बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका मन जो है वो स्वभाव से एकदम पिघल कर सैफालिका के फूलों की भांति, सैफालिका मतलब पारिजात के फूल जो हैं, उनको अगर हम धीरे से भी छूते हैं तो झड़ने लगते हैं। बहुत ही सुंदर खुशबू सरस होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल, बीच में ऑरेंज कलर जिसमें जो है एकदम शेडिंग होती है। तो वही बताया गया कि कभी कह रहा है कि ऐसे लगता है कि मानो वो अपने आप को पहले बबूल और बांस की तरह मान रहा था, अब मानो वो सैफालिका के फूलों के समान सरल हो गया हो। बच्चा पहली बार अपने पिता को जब देख रहा है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, जब पहली बार अपने पिता को देख रहा है
तो ऐसे लग रहा है कि बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को जानता है। जब वो कोई 2-3 महीने तक अपनी माँ को ही देखता है तो माँ को पहचानने लगता है, माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को भी वो पहचानने लगता है एक के बाद एक। पिता चूंकि बाहर रहते हैं इसलिए वो बहुत दिनों बाद उसने देखा है, और छोटा बच्चा जब होता है ना जल्दी से किसी के पास जाता भी नहीं है, और कोई अजनबी व्यक्ति होता है उसे देखता रहता है। तो भी इतना छोटा बच्चा है तो वही कह रहे कि वो देख रहा है पिता को, है ना। तुम मुझे पाए नहीं, पिता कौन है यहाँ पे, कवि वही, कि देखते ही रहोगे अनिमेष। मतलब कवि कह रहा है कि लगता तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा जो है वो बिना पलक झपकाए, अनिमेष बिना पलक झपकाए जो है देख रहा है ना, एक टकटकी लगा के जैसे बोलते हैं। कभी उस बच्चे से कहते हैं कि यदि तुम इस तरह थक गए होगे, आंख लूं मैं फिर, कि यदि इस तरह तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे तो तुम देखते देखते मुझे क्या हो जाओगे, थक जाओगे, है ना। आंख जो है, अच्छा मैं ही फेर लेता हूँ, अपनी आंखें जो है वो मैं ही हटा लेता हूँ। बच्चा इतना कोमल है तो कभी अब अपने भाव जो है वो कह रहा है कि तुम इतने कोमल हो, इस तरीके से मुझे देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे, है ना। इससे अच्छा होगा कि मैं ही अपनी आंखें फेर लूँ। बच्चा क्यों देख रहा है एक टकटकी लगा के, क्योंकि बहुत दिनों बाद वह अपने पिता को देख रहा है। अब यहाँ पर एक बार फिर से भावार्थ देख लेते हैं। कवि कह रहा है कि परिस्थितियों के कारण उसका स्वभाव जो है एकदम बदल गया था। बच्चे की मुस्कुराहट को देखते ही वह सारी परेशानियों को भूल जाता है, उसका कठोर हृदय फिर से पहले जैसा हो जाता है, और कभी अद्भुत जो है एकदम प्रेम जो है उसके उमड़ कर आने लगता है। क्योंकि जब बच्चा पिता को पहचान नहीं पाता तो एक टकटकी लगा के दृष्टि से वो देख रहा है, तब उस बच्चे को इस तरह की परेशानी ना हो कि वो थक ना जाए कहीं कुछ इस तरीके से। तो पिता चाहते हैं कि वो अपनी नज़रें फेर ले। फिर कहता है अच्छा ठीक है, तुम नहीं अपनी नज़रें हटा रहे हो तो मैं ही अपनी नज़रों को हटा लेता हूँ। इसमें भी कुछ जो आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। आगे क्या है? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये धनतुरित मुस्कान, धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि बच्चा एक टकटकी लगा के जब देख रहा है तो कवि को लग रहा है कि बच्चा पहचान नहीं पा रहा है। इसीलिए कवि कह रहा है बच्चे से कि तुम लगातार मुझे देखते जा रहे हो, लगता है तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए, पहचानने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम मुझे देख रहे हो जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति को देखता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अपरिचित ही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद कभी अपने बच्चे से देख रहा है। और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो कभी बाहर रहता है, घुमक्कड़ी है एक तरीके से। तो वो कह रहे कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, तुम मुझे अपरिचितों की तरह देख रहे हो, कोई बात नहीं। और कह रहे कि यदि तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम, यदि तुम्हारी माँ न होती तो इस सुंदर सी मुस्कान को मैं नहीं देख सकता, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, मैं देख भी नहीं पाता और मैं पहचान भी नहीं पाता कि किसी बच्चे की इतनी मधुर मुस्कान हो सकती है, वो किसी व्यक्ति को किस तरीके से बदल सकती है, उसके अंदर कैसे प्रेरणा पैदा कर सकती है। धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य हो तुम। और बच्चे को भी धन्य बता रहा है और तुम्हारी माँ को भी, अर्थात अपनी अपनी पत्नी को। इस तरीके से कवि जो है बच्चे के प्रति, और बच्चे को किसने मिलाया, माँ ने, तो माँ को भी कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त कर रहा है। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं और इसके भी जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं आप इनको देख सकते हैं। आगे है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब कवि क्या कह रहा है कि बच्चा जो है लगातार कवि को देखे जा रहा है, क्योंकि अपरिचित वो कह रहा है अपने आप को पहले ही कि मैं अतिथि, अतिथि मतलब जो होता है कभी कभार आता है घर में, मेहमान जो होता है ना। तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड है आप देख सकते हो। तो कवि क्या कह रहा है कि अतिथि से प्रिय, मतलब अपने आप को, बच्चे को प्रिय बता रहा है कि प्रिय उस बच्चे से कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, कोई बात नहीं, संपर्क नहीं रहा, हम बहुत दिनों तक घर से बाहर रहे हैं, पर बच्चे से कह रहा है कि मुझे इस बात से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। और कह रहा है कि तुम्हारी माँ जो है ना, वो कैसे उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर। मधु पर का अर्थ होता है चढ़ना, मतलब है कि दूध शहद दही, है ना, इस तरीके से जो माँ छोटे बच्चे को खिलाती है। तो वही बताया जा रहा है कि किस तरीके से तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी अब तक देख रेख करती आई है। मैं तो अतिथि के समान आया हूँ, है ना, कोई बात नहीं, संपर्क नहीं रहा है, इसीलिए तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार। अब कवि से क्या कह रहे कि जो कवि है वो एक अपने बच्चे से कह रहा है, कनखी मतलब देखो आंख और कान के साइड में देखना, अर्थात तिरछी नजरों से देखना। तो कवि कह रहा है कि जो छोटा बच्चा है वो कनखियों से देख रहा है, मतलब
तिरछी नजरों से कवि को देख रहा है, और होती जब भी आंखें चार, और जब कवि की आंखों से उस बच्चे की आंखें टकराती हैं, तब तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान, और ऊपर से तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मुझे बहुत ही मन भावनी लगती है, बहुत ही अच्छी लग रही है। कवि इस तरीके से, अब इसका भावार्थ एक तरीके से हम देखें तो कवि कह रहा है कि बच्चे के बीच मेहमानों वाला संपर्क बताने का, कि क्योंकि कवि तो बाहर रहता है ना, इसीलिए वो स्पष्ट करना चाहता है कि माँ और बच्चे के वात्सल्य में अत्यधिक मनोहारी ढंग से प्रस्तुत करता है, और कह रहा है कि बच्चे के नटखटपन का प्रयास जो है वो किस तरीके से बच्चा अपने माँ के संपर्क में रहता है। कभी माँ उसको, है ना, दही दूध शहद खिलाती है, और जब बच्चा अपने नज़रों से कवि को देख रहा है तो वो कवि को और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी छवि जो है वो बहुत प्यारी लग रही है कवि को। अब यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया हमारी कविता। इसमें मैंने उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को और सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसी छोटी सी जो कविता है फसल, फसल में क्या है, कवि कह रहा है एक की नहीं दो की नहीं ढेर सारी नदियों का पानी, पानी का जादू। एक की नहीं दो की नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। अब यहाँ पर देखो कवि क्या बता रहा है कि फसल जो है, फसल जो अनाज उत्पादन होता है उसके बारे में। अब जब फसल उत्पादित हो जाती है उस अनाज को कह रहा है कि एक नहीं दो नहीं ढेर सारी नदियों का, नदियों के पानी का जादू है। अर्थात कवि बताना चाह रहा है कि जो फसल आज हमारे सामने है उसमें एक नहीं दो नहीं न जाने ही कितनी नदियों का पानी, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, बिना पानी के बिना सिंचाई के कोई भी फसल उत्पादित नहीं की जा सकती है। और क्या बता रहे, एक नहीं दो नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अर्थात एक दो लोगों ने नहीं, जो हाथों का श्रम है, किसानों का परिश्रम है, उसके लिए हजारों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फसल ऐसे ही उत्पादन नहीं हो जाता है, फसल ऐसे ही नहीं बन जाती। इसके पीछे इसके सहयोग, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी नदियों का पानी है, करोड़ों हाथों का स्पर्श है। कहने का मतलब जो श्रमिक हैं, हाथों से जो श्रम करते हैं, नराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, फसल में पानी लगाते हैं, उसकी कटाई करते हैं, बहुत सारी किसानों की जो मेहनत है वो इसमें लगी, उनका स्पर्श है। अर्थात उन्होंने बहुत सारा श्रम किया है, एक दो नहीं, तब ये फसल आज हमारे सामने है। फिर से मैं बताना चाह रही हूँ कि कभी फसल के माध्यम से, जब मान लीजिए फसल है उसके सामने, ये आपको दिख रहा है, जो सामने डायरेक्ट होता है कभी उसी को हमेशा माध्यम बनाता है। उसका हिडन मीनिंग आप इसको ऐसे, क्योंकि कविता के अलग अलग भाव हैं, आप अपने तरीके से व्याख्या भी कर सकते हैं। यानी कि जो सफल है, कोई भी सफल व्यक्ति है तो उसके जीवन में भी अनगिनत लोगों का सहयोग होता है। हमें किस प्रकार से कृतज्ञ रहना है जो हमारे सहयोगी हैं, माता पिता का सहयोग, हमारे अध्यापकों का सहयोग, समाज का, देश का, इस प्रकृति का, वातावरण का, तमाम चीज़ों का जो है सहयोग होता है, तब जाके कोई व्यक्ति सफल हो पाता है। उसी प्रकार से फसल जो है, अगर फसल की बात करें तो फसल अनाज जो है ऐसे ही उत्पादन नहीं हो जाता है उसका, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, उस फसल को तो देख लेते हैं और उसके पीछे अनगिनत लोगों के जो प्रयास हैं, सहयोग हैं, उनको हम अनदेखा कर देते हैं। कभी उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहना चाह रहा है। आगे क्या है, एक की नहीं दो की नहीं हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल क्या है, और कुछ नहीं तो वह क्या बताया गया कि वह नदियों के, बहुत सारी नदियों का, हजारों नदियों के जो जल है उसका परिणाम है। फिर क्या बताया गया, किसानों के हाथों के श्रम जो है उसका परिणाम है। और क्या बताया गया कि किसान है ना, पानी है, पर किसान किसमें खेती करता है, खेत में करता है। और खेत में जो डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी है, मिट्टी के गुण धर्म, जो पोषक तत्व है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, रेगुर मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी जो है ना, पढ़ते हैं हम लोग एसएसटी वगैरह में। तो वही है कि जो मिट्टियों का गुण धर्म है उसके पोषक तत्व है, अगर मिट्टी में पोषक तत्व ना हो, उसके गुण धर्म ना हो, तो फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हम, उसको हमें फर्टाइल जैसे बोलते हो ना। तो मिट्टी का गुण धर्म ही है जिसमें हमने खेत में बीजों को डाला है, किसान ने परिश्रम किया है, नदियों का जल जो है सिंचाई के लिए कम, तब जाके वो फसल हमारे सामने। फिर कह रहा है कभी फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह, फसल कुछ नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि जो फसल है, फसल कुछ नहीं है अगर उसके पीछे के लोगों का सहयोग ना मिले, मिट्टी ना हो, किसान ना हो, है ना, जल ना हो, तो क्या फसल उत्पादन की जा सकती है। तो कभी वही उन्हीं लोगों के परिश्रम, उन्हीं लोगों की मेहनत जो पीछे सपोर्ट में, जैसे स्टेज पे देखते हो बहुत सारे लोगों को, है ना, मूवी देखते हो कुछ भी, उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग होता है ना। अगर आप देखेंगे तो जो प्लेबैक सिंगर होते हैं और तमाम तरीके, तो उनको हम कई बार ध्यान नहीं देते, उनके सहयोग का जो है ना, उसी के लिए कभी कह रहा है कि उन सब का हमें सहयोग है,
उन सबको हमें ध्यान रखना है, उस प्रकृति को और मनुष्य मिलकर किस प्रकार से नई सृष्टि करना सृजन करता है। आगे बताया है, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई। कवि कह रहा है कि नदियों के पानी का जादू है। अगर नदियों पानी, अगर मनुष्य को भोजन ना मिले 2 दिन तो रह सकता है, लेकिन पानी बिना नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से ठीक फसल में भी अगर सिंचाई नहीं होगी, अगर हम मिट्टी में बीज डाल देंगे और उसमें पानी डालें तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। वो जादू के समान काम करता है। आप देखो, जब गीली मिट्टी होती है उसमें बीज को डालते कैसे अंकुरित होकर वो एकदम से पौधा बनता है, फिर वो, है ना, इस तरीके से वही बताया गया कि नदियों के पानी का जादू। फसल कुछ नहीं है, फसल नदियों के पानी का जादू है। और फिर उसमें जो हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो हाथों का श्रम है, किसानों की मेहनत है, उस श्रम की भी महिमा है। अगर वो श्रम न किया जाए तो भी नहीं फसल उत्पादित की जा सकती है। और काली भूरी संदली मिट्टी, जो तरह तरह की मिट्टियां हैं, उन मिट्टियों के पोषक तत्व, उनके गुण धर्म जो हैं, उनके कारण उसमें फसल को उगाया गया है। रूपांतर है सूरज की किरणें, और हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे सूरज की किरणों से अपना जो भोजन बनाते हैं, उनकी हरी पत्तियां सूरज की किरणों के कारण ही हैं, और सूरज की किरणों में अपना भोजन बनाते हैं। रूपांतर मतलब परिवर्तित कर देते हैं। अगर सूरज ना निकले तो ना तो फसल उगती है, ना वो पकेगी, ना बनेगी। बिना सूरज के हम ये पूरा सृष्टि ही नहीं चल सकती है। तो किस तरीके से हम कई बार कितना अनदेखा करते हैं, कितना कुछ नेचर हमें देती है, उस नेचर के प्रति हमारी कभी कृतज्ञता नहीं होती है। हम अपनी मेहनत को देखते हैं कि किसान, कई बार हमने मेहनत की है, पर आप सोचो सूरज ना हो तो क्या फसल को पकाया जा सकता है, फसल को उगाया जा सकता है, फसल उत्पादित की जा सकती है? लेकिन हम कभी सूरज की वो नहीं करते हैं कि सूरज भी इस फसल को उगाने में कितना महत्वपूर्ण है। कभी वो सारी चीज़ों को बताना चाहता है कि जो जो हमारी सफल होने में हमारे सहयोग करते हैं, कृतज्ञता होनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, हम कई बार सफल होकर अपने आप को हमने किया, ये मेरे द्वारा किया, मैंने किया, पर उनके पीछे कितने लोगों का सहयोग है। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, और अगर हवा ना मिले, है ना, तो भी नहीं हो सकता है। तो हवा, जल, सूरज, मिट्टी, श्रम, इन सब के सहयोग से फसल को उगाया गया है। कभी उसी की महिमा का वर्णन कर रहा है। साथ ही साथ हमें संदेश देना चाह रहा है कि हम जब सफल हो जाते हैं तो हमारे पीछे अनगिनत लोगों का सहयोग होता है। हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है और उन सहयोगियों का हमेशा मतलब ध्यान रखना है, उनको अनदेखा नहीं करना है। ऐसी हर फील्ड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना, जिनके पीछे जो सपोर्टर्स होते हैं उनको कई बार हम अनदेखा करते हैं। तो कभी प्रकृति के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाह रहा है कि प्रकृति हमसे अलग नहीं है और हम प्रकृति से अलग नहीं है। हम दोनों मिलकर नया सर्जन कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति का हमें ध्यान रखना है और ये प्रकृति हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।